आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर एक इनफाइनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट वायर हो और उस वायर पर अगर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस वायर के आसपास के किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता करेंगे वो हम पता करेंगे गाउस थ्योरम से। सो ये गाउस थ्योरम का एक एप्लीकेशन है। हम गाउस थ्योरम से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करेंगे। यहां मैं बता दूं कि कोई भी प्रैक्टिकली वायर जो होता है वो इनफाइनाइट लेंथ का नहीं होता है। ये जो इनफाइनाइट लेंथ का कांसेप्ट है ये रिलेटिव होता है। मतलब यह है कि जैसे कि मान ले कि यहां पर ये एक वायर है, मान ले कि ये एक वायर है, इसका जो लेंथ है ये है 5 मीटर। अब अगर हम एक पॉइंट यहां पर कंसीडर करते हैं, यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है इस वायर से ये भी अगर ये 5 मीटर का हुआ, अगर ये भी 5 मीटर का हुआ तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो वायर आपको दिख रहा है 5 मीटर का ये इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव नहीं करेगा। यहां पर अगर हम पॉइंट को अगर हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, इसके बहुत बहुत करीब कंसीडर करते हैं इस वायर के, तो अब यहां पर ये जो वायर है इससे इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ इतना होगा, बहुत कम हो गया। अब इस 5 मीटर के कंपेयर में ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम हो गया है। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में ये जो 5 मीटर का वायर है ये इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो इनफाइनाइट लेंथ का कांसेप्ट है ये रिलेटिव होता है। पॉइंट जो है वो वायर के जितना करीब होगा हम कहेंगे कि उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो जो वायर है वो उतना ज्यादा इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये तो हो गया इनफाइनाइट लेंथ का कांसेप्ट। मैं फिर से बता दूं कि प्रैक्टिकली जो है वो कोई वायर इनफाइनाइट लेंथ का नहीं होता है, ये रिलेटिव होता है। ये पॉइंट पे डिपेंड करता है कि पॉइंट कहां पर है। पॉइंट जितना वायर के करीब होगा हम कहेंगे कि पॉइंट के लिए वो वायर उतना इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो मान ले कि यहां पर ये एक वायर है, ये एक लंबा सा वायर है और इस लंबे से वायर को हमने दिया पॉजिटिव चार्ज, तो हमने इस वायर को दिया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पूरे वायर पर जो है एक समान रूप से यहां पर ये फैल गया। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो वायर है इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये है लैम्डा। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ये हमें पता है। क्योंकि इस वायर पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो फील्ड लाइन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यहां पर बाहर कुछ ऐसे निकलेगा। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर ये बाहर कुछ ऐसे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बाहर कुछ ऐसे निकलेगा। क्योंकि ये एक बहुत लंबा वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर सीधा कुछ इस तरह से ये बाहर निकलेगा। अब हमें एक पॉइंट इसके आसपास कंसीडर करना है जिस पर कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो अगर हम यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, मान लें यहां पर, तो अब ये जो पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में ये जो वायर है ये इनफाइनाइट लेंथ की तरह बिहेव करेगा। सो हमें इस पॉइंट में क्या करना होगा, हमें इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा। तो मैं चीजों को आसान रखने के लिए मैं पॉइंट को थोड़ा दूर ड्रॉ कर रहा हूं ताकि ये हमें बेहतर दिखे। सो हमने ये मान लिया कि यहां पर वो पॉइंट है, यहां पर पॉइंट यहां पर है और हमें इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में बनेगा। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसी को हमें यहां पर पता करना है। पर ये ध्यान रखें कि ये जो पॉइंट है ये इस वायर के बहुत 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 करीब है। तो हमें इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करना है। तो यहां पर हम यूज करेंगे गाउस थ्योरम को। तो गाउस थ्योरम को यूज करने के लिए हमें चाहिए होगा एक गाउसियन सरफेस। तो अगर हम गाउसियन सरफेस को यहां पर एक स्फीयर ले लेते हैं, चलिए एक हम स्फीयर यहां पर कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया गाउसियन सरफेस मान लें। तो इस केस में अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर कुछ ऐसे बाहर निकलेगा, कुछ ऐसे, कुछ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बाहर निकलेगा। तो अगर आप देखें अलग अलग पॉइंट में, अगर आप देखें, अगर आप यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लें तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग होगा। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहां पर देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, यहां भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, यहां भी नहीं बनाएगा। तो यहां पर हम स्फीयर के तौर पर गाउसियन सरफेस को नहीं ले सकते हैं, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चीजों को आसान रखने के लिए जो हम गाउसियन सरफेस यूज करेंगे वो होगा सर्कुलर सिलेंडर।
और वो जो हम सिलेंडर कंसीडर करेंगे वो कुछ ऐसा कंसीडर करेंगे कि उसका जो कर्व्ड सरफेस होगा वो यहां पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसी से पार होगा। तो इसके लिए यहां पर ये रहा गॉसियन सरफेस। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना है। तो अगर आप देखें इस वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा वो कैसा निकलेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहां पर कुछ ऐसे, कुछ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहां से कुछ ऐसे बाहर निकलेगा। चारों तरफ ये जो फील्ड लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बाहर निकलेगा। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से चारों तरफ यहां पर ये जो फील्ड लाइन है ये फील्ड लाइन चारों तरफ बाहर निकलेगा कुछ ऐसे। सो फील्ड लाइन जो है ये चारों तरफ निकलेगा और यहां पर ये जो कर्व्ड सरफेस है इसी कर्व्ड सरफेस को जो है ये क्रॉस करेगा। सो यहां पर फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बाहर निकलेगा। आपको एक आइडिया हो गया होगा कि यहां पर फील्ड लाइन जो है ये चारों तरफ निकल रहा है और ये जो सिलेंडर है इसका यहां पर ये जो कर्व्ड सरफेस है, सो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसी कर्व्ड सरफेस को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना होगा। तो इस गॉसियन सरफेस में अगर आप देखें तो आपको कुल 3 सरफेस दिखेंगे। एक यहां पर ये जो सरफेस आपको दिख रहा है जो कि सर्कुलर सरफेस है ऊपर वाला, सो इसे नाम दे देते हैं कि ये जो सरफेस है ये है S1। चलिए इसे नाम देते हैं ये है S1। और नीचे देखें तो ये जो आपको सरफेस दिख रहा है ये भी होगा सर्कुलर सरफेस, तो इसे नाम दे देते हैं कि ये जो सरफेस है ये है S2। और यहां पर देखें बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया कर्व्ड सरफेस, सो इसे नाम दे देते हैं कि ये जो सरफेस है ये है S3। सो 3 सरफेस यहां पर हो गए। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो S1 दिख रहा है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करेंगे, यहां पर ये जो S2 दिख रहा है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करेंगे और यहां पर ये जो आपको S3 दिख रहा है इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करेंगे और फिर जो है हम सबको जोड़ देंगे तो हमें इस गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा। तो अभी मान लेते हैं कि यहां पर ये जो S1 है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 है, यहां पर ये जो S2 है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये है φ2 और यहां पर ये जो S3 दिख रहा है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहां पर φ3। तो हमें सबसे पहले φ1 को पता करना है, मतलब कि यहां पर ये जो सरफेस S1 है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है। ये जो सर्कुलर सरफेस दिख रहा है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता करना है। तो अगर आप इस सरफेस पे देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर किस तरह से निकल रहा है। सो फील्ड लाइन जो है यहां से कुछ ऐसे बाहर निकलेगा, कुछ ऐसे फील्ड लाइन चारों तरफ यहां से बाहर निकलेगा कुछ ऐसे। सो फील्ड लाइन जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से यहां पर ये बाहर निकलेगा और इसी तरह से यहां भी कुछ ऐसे बाहर निकलेगा फील्ड लाइन, फिर यहां पर कुछ ऐसे। सो फील्ड लाइन जो है यहां पर कुछ ऐसे बाहर की तरफ जो है निकलेगा और हमें ये जो सरफेस S1 है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है। तो अब देखिए क्या कोई फील्ड लाइन इस सरफेस S1 को क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए फील्ड लाइन सीधा ऐसे निकल जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये जो फील्ड लाइन है ये कुछ आगे ऐसे आकर के ये घूम जा रहा है, ये ऊपर की तरफ ऐसे नहीं मुड़ रहा है। सो फील्ड लाइन ऐसा नहीं है कि इसे S1 को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है। S1 को जो है ये जो सरफेस S1 है इसे क्रॉस नहीं कर रहा है कोई भी फील्ड लाइन। तो हम कहेंगे कि यहां पर ये जो S1 है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 है, क्योंकि किसी सरफेस को जो फील्ड लाइन है वो जितना ज्यादा क्रॉस करता है, जितना ज्यादा फील्ड लाइन किसी सरफेस को क्रॉस करता है हम कहते हैं कि उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा है। तो यहां पर ये जो सरफेस S1 है इसे कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। और अगर आप इसे मैथमेटिकली कंप्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर हम एक छोटा सा यहां पर एरिया कंसीडर करते हैं, ये एक छोटा सा एरिया हो गया, मान लेते हैं कि यह है DS, हमने एक छोटा सा एरिया यहां पर कंसीडर किया है, यह है DS। तो फिर यहां पर ये जो DS होगा इसका जो डायरेक्शन होगा वो देखिए किस डायरेक्शन में होगा। सो इस पर नॉर्मल होगा, सो यहां पर ये हो गया DS का डायरेक्शन, सो यहां पर ये हो गया DS एज वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में है। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में यहां पर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, वो है 90 डिग्री। तो फिर यहां से हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इस रीजन का अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं कि ये d है तो ये होगा E इंटू ds, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं तो E इंटू ds इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, तो कोसाइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू 0। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस छोटे से रीजन का ये होगा 0। तो फिर हम यहां से कह देंगे कि ये जो S1 है
यह जीरो हो जाएगा। अगर इस छोटे से रीजन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा तो इसी तरह से तो हर जगह पर होगा, छोटा छोटा जो रीजन होगा सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, तो टोटल जो होगा यहां पर हम कहेंगे कि जीरो ही होगा। सो यहां से हम कहेंगे कि ये जो S1 सरफेस है इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दैट मीन हमने जो फाई माना है, ये φ1 यहां पर हो गया जीरो, सो यहां पर ये हो गया जीरो। सिमिलरली यहां पर ये जो S2 है इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर जीरो होगा, क्योंकि यहां भी कोई फील्ड लाइन ऐसा नहीं कि ये कुछ ऐसे यहां पर S2 को क्रॉस करेगा, ये मुड़ करके इसे जो है क्रॉस करते हुए बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है जिस तरह से यहां पर S1 में हुआ है। तो S2 का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर जीरो हो गया। अब देखें ये जो S3 है जो कि यहां पर कर्व्ड सरफेस है इस सर्कुलर सिलेंडर का, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए इस कर्व सरफेस को, ये जो फील्ड लाइन है ये कुछ ऐसे बाहर निकलेगा, सो यहां पर फील्ड लाइन कुछ ऐसे बाहर निकलेगा, इस कर्व सरफेस को कहीं ना कहीं आगे जाकर के ये क्रॉस करेगा ही। तो जब क्रॉस करेगा इस तरह से तो हम कहेंगे कि यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। और अगर मैथमेटिकली देखें तो अगर हम यहां पर एक छोटा सा रीजन कंसीडर करते हैं, सो यहां पर ये जो पॉइंट है, अगर हम यहां पर एक छोटा सा ये रीजन कंसीडर कर लेते हैं, ये हो गया एक छोटा सा एरिया हमने मान लिया। सो हमने ये मान लिया कि ये जो छोटा सा एरिया होगा यहां पर ये है ds। चलिए यहां पर ये जो छोटा सा हमने कंसीडर किया है ये है ds, ये है ds, और ये जो ds होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा यहां पर इस पर नॉर्मल होगा, सो ds का यहां पर ये हो गया डायरेक्शन, सो यहां पर ये हो गया ds वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहां पर दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो हो गया। तो इस छोटे से रीजन ds में एक बार देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बन रहा है। चलिए हमने ये मान लिया कि इस छोटे से रीजन में यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत कम है, ये है d5। सो ये d5 कितना होगा इसे एक बार कंप्यूट कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो d5 होगा, ये d5 ये बराबर होगा E डॉट यहां पर ये जो ds है, ये अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो ये बराबर हो जाएगा, यहां से ये बराबर हो जाएगा E इसका मैग्नीट्यूड, सो E यहां पर ये जो सरफेस वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो कि होगा ds इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में जो एंगल है वो, तो दोनों का यहां पर डायरेक्शन देखें तो सेम है, तो इनके और इनके बीच में जो एंगल होगा वो जीरो होगा। सो यहां पर हो गया कोसाइन ऑफ 0 डिग्री। तो फिर कोसाइन ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो यहां से हम कहेंगे कि यहां पर ये जो d5 होगा, d5 ये होगा E इंटू ds के। ये हो गया छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कहां का, ये जो रीजन हमने कंसीडर किया है छोटा सा ds यहां का। तो अगर हम इसी तरह से एक और रीजन कंसीडर करते हैं इस कर्व सरफेस पर, अगर हम यहां पर कंसीडर करते हैं यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से कुछ ऐसे बाहर निकलेगा, कुछ ऐसे, और ये जो सरफेस वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस वेक्टर का भी जो डायरेक्शन होगा वह डायरेक्शन भी यहां पर इसी डायरेक्शन में होगा। तो आप कहीं भी कंसीडर कर ले इसे कर्व सरफेस पर, हर जगह आपको यही मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगा वो इतना ही बनेगा। इसी तरह से जितने भी पॉसिबल ds होंगे सब में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा उन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें इस कर्व सरफेस का, मतलब ये जो S3 है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसे कर देंगे इंटीग्रेट, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा इस सरफेस S3 का, जो कि यहां पर कर्व्ड सरफेस है। तो यहां से हमें आगे बढ़ना है, तो हम यहां पर ये जो सरफेस 3 है जिसे कि हमने नाम दिया है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ3 है, सो इसे हमें पता करना है। ये क्या होगा, ये इसी का इंटीग्रेशन होगा, दैट मीन इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे E इंटू ds, और यहां पर ये जो सरफेस है ये है S3, तो यहां पर हम लिख देते हैं S3। यहां ध्यान रखें कि ये जो आपको दिख रहा है सरफेस S3 जो कि कर्व सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है, इसलिए हम यहां पर कोई सर्कल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता कर रहे हैं वो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको कर्व सरफेस दिख रहा है इसका हम पता कर रहे हैं। ये जो सरफेस S1 है और ये जो सरफेस S2 है इसका हम नहीं पता कर रहे हैं, इसका हमने पता कर लिया है। तो अगर आप इसे छोड़ देते हैं और नीचे वाला इसे आप छोड़ देते हैं तो फिर सिर्फ बचेगा क्या, बचेगा यहां पर ये जो कर्व सरफेस है, ये जो कि सरफेस है S3, तो यहां पर ये ओपन सरफेस हो जाएगा। तो ये जो S3 है ये अकेले क्लोज्ड सरफेस नहीं है, तो इसलिए यहां पर हम एक सर्कल नहीं लगाएंगे, ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल नहीं है।
तो फिर यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि ये बराबर हो जाएगा, यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से, चूंकि ये कांस्टेंट होगा, तो फिर यहां पर हो गया S3 और यहां पर ये हो गया TS। अब ये देखें ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर ये जो आपको कर्व सरफेस दिख रहा है इस सिलेंडर का, इस पे जितने भी छोटे छोटे ds होंगे, अगर हम उन सबको जोड़ देते हैं, दैट मीन हम सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें इस सिलेंडर का ये जो कर्व सरफेस होगा इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा किसके बराबर, अगर आप देखें सो इसका यहां पर जो टोटल सरफेस एरिया होगा ये बराबर होगा 2 पाई इसका जो रेडियस होगा इस सिलेंडर का, अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर इसका जो रेडियस है, चलिए यहां पर इसका जो रेडियस है इस सिलेंडर का ये है r, सो यहां पर होगा 2 पाई r, यहां पर ये होगा 2 पाई r इनटू इस सिलेंडर का जो हाइट होगा वो, तो यहां पर इसका जो हाइट होगा, इसका जो हाइट होगा यहां से लेकर के यहां तक का ये जो हाइट होगा हमने मान लिया कि यह है l, चलिए मान लेते हैं कि यह है l, तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई r l, यहां पर ये हो गया 2 पाई r l। सो ये हो गया इस कर्व सरफेस का टोटल सरफेस एरिया। तो फिर यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि हो जाएगा E इनटू 2 पाई r l, तो ये हो गया phi 3। यहां पर ये जो सरफेस S3 है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें यह करना है कि यहां पर ये जो गॉसियन सरफेस है इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहां पर ये जो phi1 है, ये जो आपको दिख रहा है phi2 और ये जो आपको दिख रहा है phi3, इन सबको जोड़ देंगे तो हमें इस गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा। तो चलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं phi से, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। अब देखें ये phi1 की जगह पर हम लिखेंगे 0 और इसके जगह पर लिखेंगे phi2 की जगह पर 0 और फिर हम phi3 की जगह पर हम इसे रखेंगे, तो फिर 0 को इसके साथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सीधा सीधा जो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, phi, ये बराबर होगा यहां पर E इनटू ये जो 2 पाई r l है इसके। सो ये हो गया इस गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। अब जो गॉस लॉ है वो क्या कहता है, देखें, फ्रॉम गॉस लॉ गॉस लॉ ये कहता है कि यहां पर इस गॉसियन सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा phi, ये बराबर होगा ये जो गॉसियन सरफेस है ये जितना चार्ज अपने अंदर कंटेन करके रखेगा वो। तो अभी मान लेते हैं कि ये जो चार्ज कंटेन करके रख रहा है ये है Q, हम आगे थोड़ी देर बाद Q की जगह पर हम कुछ और रखेंगे। सो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, हम ये मान रहे कि जो मीडियम है ये फ्री स्पेस है, तो ये जो Q है जो कि है चार्ज कंटेन करके रख रहा है ये गॉसियन सरफेस, ये कितना कंटेन करके रख रहा है इसे देखना है। तो ये Q किसके बराबर होगा, यहां पर ये जो Q है ये बराबर होगा, अगर आप देखें तो इस वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो जो कि है यहां पर लैम्डा इनटू ये जो गॉसियन सरफेस है ये कितना जो है वायर को अपने अंदर क्लोज करके रख रहा है, अपने अंदर बंद करके रख रहा है। अगर आप देखें यहां से लेकर के यहां तक का ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का ये जो पार्ट होगा, यही पार्ट जो है ये गॉसियन सरफेस अपने अंदर बंद करके रख रहा है। तो इतने पार्ट में जो चार्ज होगा वही हम कहेंगे कि ये जो गॉसियन सरफेस है वो इनक्लोज करके रख रहा है। तो वो चार्ज है कितना, वो होगा इस वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इनटू इस वायर का जो यहां पर कंटेन करके रख रहा है अपने अंदर, जो पार्ट वायर का इसके अंदर है उसका जो लेंथ होगा वो। तो फिर अगर आप देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा वायर का ये किसके बराबर होगा, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका ये जो हाइट है उसी के बराबर होगा। तो यहां भी ये L के ही बराबर होगा। तो ये जो चार्ज को कंटेन करके रख रहा है वो बराबर होगा यहां पर ये जो वायर है इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इनटू यहां पर इस वायर का जो लेंथ है, जितना ये गॉसियन सरफेस अपने अंदर कंटेन करके रख रहा है वायर को उसका लेंथ। तो यहां पर ये हो गया L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है
इसे मान लेते हैं कि यह इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हम दोनों के इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहां से हमें आगे क्या मिलेगा, हमें आगे मिलेगा कि ये होगा E इंटू 2 पाई आर एल, ये बराबर हो गया यहां पर लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो अब यहां पर ये जो एल है ये इस एल को कैंसिल कर देगा। तो यहां से हमें आगे ये मिला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इसी को तो हमें पता करना है। ये जो ई है ये बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 1/2 पाई आर इंटू यहां पर ये जो लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम इसी को सजा करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि आर के जगह पर जो है हम एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम आर को लिखेंगे। तो ये जो फॉर्म है ये हमें बेहतर दिखेगा। तो यहां से हम, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, ये ध्यान रखें, यहां पर जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है। सो यहां से हमें आगे ये मिला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये बराबर हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर लैम्डा डिवाइडेड बाय आर के। अगर हम 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। सो यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा 4। तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सो इस तरह से हम गॉस थ्योरम को यूज करते हुए अगर एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर रहे और उस पर जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके आसपास किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करते हैं। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर इस कर्व सरफेस पर जो है बन रहा है, इस पॉइंट पर बन रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम गॉस थ्योरम के और भी बहुत सारे एप्लीकेशन पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।